तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश के चलते फसलों को नुकसान हुआ और इसी के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर यात्रा के जरिए जुलाना, गोहाना, बरोदा और खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में खराब हुई फसलों का जायजा लिया। सोनीपत के गांव झरोटी में खराब हुई फसलों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया, जहां मुख्यमंत्री का गांव झरोटी में पहुंचने पर गांव के लोगों ने परंपरागत पगड़ी के साथ जोरदार स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों की खराब हुई फसलों के लिए पहले से ज्यादा मुआवजा देने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरखौदा क्षेत्र के कई गांवों के विकास कार्य के लिए 25 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। तो वहीं ग्रामीणों ने परंपरागत भेंट के रूप में किसान के प्रतीक हल और महिलाओं ने चरखा दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने गांव की चौधर का प्रतीक मानी जाने वाली पगड़ी स्वीकार कर खुद अपने सर पर बांधी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि झरोटी गांव और आसपास के कई गांव के लोग इकट्ठे होकर मिलने के लिए पहुंचे थे, जिनका दर्द कानून सुना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 से 20 गांवों के बुलाने पर वो यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद एक किसान के बेटे हैं और अपने पिता के साथ उन्होंने खेती की है। तो सोनीपत मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे और 4 तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सोनीपत में क्यों मौजूद रहे, पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर आप समझ सकते हैं। किसानों की बर्बाद हुई फसल, बारिश और ओलावृष्टि के चलते सीएम ने हवाई सर्वेक्षण करके उन तमाम इलाकों को टटोला, जानकारी ली उन इलाकों की जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों से सीएम ने मुलाकात की, सीएम को किसानों ने हल भेंट किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द राहत दी जाएगी इन तमाम किसानों को जिनको नुकसान हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब किसानों को अपनी समस्याओं के लिए चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। वहीं एक पटवारी के तबादले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी की काफी समय से शिकायतें आ रही थी, अब उसे बदल दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको कोई भी समस्या है तो आप भेज दो, उसको तुरंत समाधान किया जाएगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चंडीगढ़ में शिकायत के ढेर लगे रहते थे, लेकिन अब आप अपने घरों से ही समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। हमने एक सिस्टम बढ़ा दिया कि हर किसान जो कोई बुआई करता है, बुआई करके 15 दिन बाद या 1 महीने बाद जाके अपना गांव में सीएससी सेंटर होता है, अटल सेवा केंद्र, वहां कंप्यूटर पर बैठे हैं लोग, उनको बता दो कि ये किले हैं, इन किलों के नंबरों में मेरे नाम से ये व्यक्ति लिख दो। किला नंबर पता ना हो तो आप अपने पटवारी से पूछ करके जाओ कि हमारे किले नंबर कौन से हैं। ये वैसे ही पटवारी भी होते हैं ना, ये भी कई बार काबू से बाहर हो जाते हैं। मुझे पता लगा कि आपके हल्के में एक पटवारी था, अनिल भैया, यही था। आपकी डिमांड के ऊपर उसको बदल दिया है और अब जो है आपके यहाँ सुरेश कुमार पटवारी आ गया, इसको बदल दिया। देखो कोई भी तकलीफ हो आपकी, छोटी हो बड़ी हो, हमको बताओ। आप अपनी तकलीफ आधी रात को हमारे पास भेज दो, अगले दिन सवेरे उसका समाधान, उसकी समस्या का हल हमारे से ले लो। हमारा एक दिन आ रहा है, समस्या आपकी, समाधान हमारा। हमने देखा 2014 में जब सत्ता संभाली तो भीड़ की भीड़ करती थी चंडीगढ़ की। क्या करने जा रहे हैं, हमारी एक समस्या है उसको लेके जा रहे हैं, एमएलए को मिलेंगे, मंत्री को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, 2 दिन वहां पड़े रहते और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से कागज वहां पहुंचता, कागज ढेर रह जाते, ढेर ऑफिस में जब पहुंचते और वो ढेर उठा के वो कहते साइड में रख दो और कमरे में ढेर रहते उन कागजों के, कोई इसको देखता नहीं था। हमने 2015 में व्यवस्था लागू की सीएम विंडो, और सीएम विंडो ने कहा कि अपने गांव से या अपने कस्बे और शहर जो आसपास है वहां उस सीएम विंडो में जाके अपनी तकलीफ लिख करके उसमें डाल दो, अपना फोन नंबर जरूर डाल दो। और वो तकलीफें लोग डालने लगे। 9.5 लाख इस समय तक एप्लीकेशन मेरे पास आई है, 9.5 लाख, जिसमें से 8 लाख से ऊपर समाधान हो चुके हैं। किसी को आना नहीं पड़ता, चंडीगढ़ जाएंगे, टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तकलीफ होगी। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकार की योजना का फायदा सिर्फ खेतों की बुआई करने वाले किसानों को ही मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा जो खेतों को ठेकों पर देता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2 से 5 एकड़ के किसानों का प्रीमियम आधा सरकार देगी और आधा खुद किसानों को निर्वहन करना होगा। किसान को जो बुआई करता है उसका होता है, इसलिए ये सारी सहायता उसी को मिलेगी जो खेत बोता है, बुआई करने वाले को मिलेगी।
ये जमीन के मालिक को नहीं मिलेगी। हाँ, मालिक खुद बुआई करता है तो उसी को मिलेगी। अगर मालिक खुद बुआई करता तो उसी मिलेगी, लेकिन मालिक ठेके पर देके चला जाता तो जिसने ठेका लिया बुआई किया पैसा उसको मिलेगा और बीमा भी उसी का होगा। और जो 2 किले से 5 किले तक का किसान है उसके लिए हमने विचार किया है कि प्रीमियम पूरा जो उसके हिस्से का आता है अब उसको पूरा नहीं देना पड़ेगा, उसको भी आधा देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा। और भाई 5 किले से बड़ा वो तो कम से कम अपना दे ही सकता है। अब हमारा तो हमेशा नियम ये रहा है कि बड़ों को कहो थोड़ा खजाना हमें दे दो और जो छोटे गरीब रह गए, छोटे किसान है, छोटे मजदूर हैं, वो पैसा उनके हाथ दे दें ताकि उनका भला हो जाए, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी चौटाला का कहना है कि अगर किसान कहेंगे तो अभय चौटाला एक बार फिर से इस्तीफा दे सकते हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि पहले भी अभय चौटाला ने किसानों के कहने पर ही इस्तीफा दिया था। इसके अलावा ओपी चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार खाद की कमी है जिससे किसान परेशान है। आपको बता दें कि ओपी चौटाला फतेहाबाद पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही हैं। ये भी कोई कहने की बात है कि आगे दिए तो आगे क्यों नहीं देगा। लोगों के कहने से पहले इस्तीफा दिया था, लोग कहेंगे तो फिर दे देगा। तो आप भी जाएंगे किसानों के बीच में? मैं तो जेल से रिहा होते सबसे पहले किसानों पे गया था। चुनाव जीतने के बाद की बात, अब यहाँ आया हूँ, आपसे मिलना हुआ है तो मेरी तो आदत है, मैं तो गाँव में जाता हूँ। कोई भी तो चीज़ नहीं है ना। एक खाद की बात छोड़ो, आप रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे। जो चीज़ किसान उत्पादन करता है वो तो कोई खरीदता नहीं, और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कैथल में पार्टी से मुलाकात की। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि इलाहाबाद चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी गठबंधन टूट जाएगा। अब लोगों को 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जनता की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। अब मैं इलाहाबाद चुनाव से फ्री हो चुका हूं और दीपावली भी मना ली है। इसके बाद अब मैं सब काम छोड़कर दिल्ली जाऊंगा और वहां विपक्ष के एक एक नेता से बात करूंगा। सभी से राय मशवरा करके जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। लोग कांग्रेस और बीजेपी से दुखी हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि गठबंधन के बाद देश में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के विरोध के चलते सरकार को तेल के भाव में कटौती तो करनी पड़ी। हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी केवल मत एक सोच है, संगठन मजबूत हो और संगठन के माध्यम से लोगों की दिक्कतें कठिनाइयां दूर करें। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों पे गया था जो पिछले 11 महीने से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे लोगों के हितों की रक्षार्थ सड़कों पर डटे बैठे हैं। और मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि उस संगठन में 36 जात के लोग शामिल हैं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो उसका असर सभी वर्गों पर पड़ता है। जब पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो हर चीजों की कीमत बढ़ती है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी को उपचुनाव में हार मिली है, इसलिए सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि जनता ने सिर्फ छोटा सा आईना दिखाया है। बीजेपी की हार से साबित हो गया कि देश की जनता बदलाव चाहती है। पेट्रोल और डीजल का जब भी रेट बढ़ता है इसका असर पूरी हर चीज़ की महंगाई पे पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। इस सरकार ने इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए। अगर हम सन 2021 की चर्चा करें तो केवल सन 2021 में 24 रुपये लीटर से ऊपर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। और जब लोग
ये कहा करते थे कि महंगाई बढ़ रही है, आप डीजल के रेट घटाओ, तो सरकार कहा करती थी कि ये तो कंपनियां बढ़ाती हैं। परंतु लोगों ने एक छोटा सा आईना दिखाया इनको कि 3 पार्लियामेंट सीट में से 2 सीट भारतीय जनता, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हार गई, हरियाणा प्रदेश में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो छोटा सा आईना दिखते ही अब कहां से याद आ गया 12 रुपए घटाने का। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भिवानी पहुंची, जहां उन्होंने डीएस ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत के लिए सभी रास्ते खुले हैं और अगर कोई उनके पास आता है तो उनकी अगुवाई भी की जाएगी। इसके अलावा दुग्गल ने कहा कि तीनों कानून किसी भी रूप में वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई बदलाव की गुंजाइश है तो की जाएगी। रोहतक के किलोई गांव में शिव मंदिर में हुए हंगामे पर सियासत अब गरमाने लगी है। आपको बता दें कि घटना के विरोध में बीजेपी कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पुतला जलाया गया। इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो केवल शिव मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसानों की आड़ में इस साजिश को अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की इन साजिशों से वो घबराने वाले नहीं है। अगली खबर आपको बता दें, दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को भिवानी पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति भिवानी के आदर्श गांव सुई का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि सुई को आदर्श गांव बनाने की कवायद बहुत दिनों से की जा रही थी और आखिर करोड़ों रुपए खर्च कर सुई गांव को आदर्श गांव बनाया गया और अब दूर दूर से सैलानी इस गांव को देखने आते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, कई किलोमीटर की पक्की ब्लॉक की गलियां और छोटे बड़े 8 पार्क हैं। इसके अलावा 500 लोगों की बैठने वाली क्षमता का ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिससे गांव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो। और 17 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस गांव का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी। तो भिवानी का सुई गांव जो आदर्श गांव बनकर हरियाणा के मानचित्र में उभरा है, जिसने वो पहचान बनाई है गांवों की, जिस पहचान के हर गांव मोहताज होते हैं, और इसी के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भिवानी आने वाले हैं। 17 नवंबर वो तारीख जब वो भिवानी के सुई गांव पहुंचेंगे, जहां पर इस आदर्श गांव का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होगा। आपको बता दें, इस गांव में कई पार्क हैं, ऑडिटोरियम बनाया गया है। तकरीबन 50 करोड़ रुपए का खर्चा इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए किया गया है और इस गांव की तस्वीरें, इंटरलॉकिंग की तस्वीरें, तालाब के किनारे रेलिंग और उसके अंदर पैडल बोट की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सुई गांव आदर्श गांव की शक्ल ले चुका है। हरियाणा सरकार की तरफ से साल 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त करने की बात कही गई, जिसे देखते हुए रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके तहत हरियाणा में रोजगार के लिए प्रदेश के ही युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि अधिसूचना 15 जनवरी 2022 को लागू हो जाएगी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार हर समय प्रदेश के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो 6 नवंबर 2021 को रिजर्वेशन कानून लागू हुआ। आपको बता दें, 15 सितंबर को राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे। अब प्राइवेट कंपनियों को भी हरियाणा के युवाओं को 75% मौका देना पड़ेगा अपने यहां नौकरी को लेकर। 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी हो गई है। 2022 से यह प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आपको बता दें कि रिजर्वेशन कानून अब लागू हो गया है। सोनीपत में शुगर मिल का पेराई सेक्शन 10 नवंबर को शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि शुगर मिल के शुभारंभ के लिए हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस बार गन्ने की पेराई का सीजन पिछले बार के मुकाबले जल्दी शुरू हो गया। आपको बता दें कि सोनीपत शुगर मिल की पेराई क्षमता करीब 22,000 क्विंटल प्रतिदिन है, जिसकी वजह से पेराई में देर हो गई थी। इस बारी जो पेराई सत्र है वो हम 10 नवंबर से शुरू करेंगे और उसकी इनॉग्रेशन के लिए कोऑपरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल जी यहाँ पर आएंगे और साथ में हमने एमपी साहब को और डीसी साहब को भी निमंत्रण दे रखा है। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 185 गांव में
ऑलमोस्ट 16,000 एकड़ में गन्ना उगाया गया है। और क्योंकि हमारी जो मिल की क्षमता है वो 22,000 क्विंटल प्रतिदिन की है, तो उस हिसाब से हम लोग 36 लाख क्विंटल गन्ना क्रश कर पाएंगे पूरे सीज़न में। और बात करें अगर हम रिपेयर और मेंटेनेंस की, तो रिपेयर मेंटेनेंस का काम हमारा लगभग पूरा हो चुका है। अब मोस्टली मशीन्स का ट्रायल रन किया जा रहा है। डीएपी खाद की चल रही कमी के बीच अंबाला शहर की अनाज मंडी में जैसे ही किसानों को खाद बांटे जाने का पता चला तो भारी संख्या में किसान जमा हो गए और देखते ही देखते किसानों की लंबी लाइनें लग गईं, लेकिन ज्यादातर किसानों को खाली हाथ होकर लौटना पड़ा क्योंकि खाद की मात्रा इतनी कम थी कि सिर्फ 65 किसानों तक ही खाद पहुंच पाई। किसानों का कहना है कि खाद की कमी के चलते गेहूं की बिजाई में देरी हो रही है। बार बार खाद की दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। बिना खाद के अगर बिजाई करनी पड़ी तो पैदावार पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। खाद नहीं डाई मिल रहा, डाई नहीं मिल रहा तो 2 घंटे खड़े 3 तहसील लाइन पर पहुंचे, का खाद मुक गया। तो मायू का आएगा का क्या पता कद आएगा, ऐसा बोल दिया। कितनी दिक्कत आ रही है, डाई नहीं मिल रही? बहुत दिक्कत आ रही है जी, रोज गेड़े पर गेड़ा लग रहा, 50 रुपये किराए के लगा, टेम्पू में आऊँगा फिर खाली फिर चले जाऊँ वापस। मैं सवेरे 10 बजे का आया था यहाँ से, पहले फिर लगे कहने में 3-4 बजे के बाद गाड़ी आएगी जरूर है जी। मैं यहाँ 2 बजे पहुँच गया जी, 2 बजे आकर मेरा नंबर कोई नहीं लगा और 1.5 महीना हो गया मतलब घूमते रोज यहाँ चक्कर लगाते, रोज हर बजाई खेत तैयार पड़े, जमीन तैयार पड़ी, हर बजाई कोई नहीं हो रही। बिजाई नहीं किया ना एक इतनी भी नहीं बीजी। फतेहाबाद में डीएपी खाद की कमी के चलते किसानों ने शहर के संजय गांधी चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों का कहना है कि खाद की कालाबाजारी के चलते लंबे समय से किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी केवल कुछ खास लोगों को ही खाद दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों को जल्द खाद उपलब्ध करवाने की बात कही, लेकिन किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमवार को डीएपी खाद नहीं मिलती है तो प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। उधर देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। इसके अलावा हरियाणा में सरकार ने वैट की कमी की, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। वहीं तेल के दामों में राहत के बाद लोगों का कहना है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर लोगों को राहत दी है, लेकिन यह राहत अभी कम है और सरकार को अभी तेल के दामों में कमी करनी चाहिए। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने से कारोबारी खुश हैं और आम आदमी को भी महंगाई से राहत मिली है। इनका तो रोज का ड्रामा है, 35 पैसे बढ़ रहा है, 25 पैसे, 1 रुपए हमेशा का ही कोई ना कोई। इतना टैक्स लगाने की जरूरत क्या, 18% जीएसटी लगाओ ना आप, इतना पैसा लेके कहाँ जा रहे हो? यानी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। हाँ बिल्कुल, जीएसटी अब सब हर एक चीज में कर रहे हो तो आप जीएसटी उसमें भी लगाओ। काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इससे बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। अभी और भी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी बड़ी राहत मानता हूँ इससे। तो जब पता लगा कि पेट्रोल डीजल के रेट घट गए हैं तो विश्वास हुआ था उस वक्त? हाँ, इतनी कटौती हो गई? नहीं, पहले तो ऐसा लगा, जब आज आए भरवाने के लिए तो ऐसा लगा कि हाँ सच में ऐसा है, पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं, अच्छी चीज़ है। उधर दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली बनी है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली के आसमान में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। लोगों को गले में खुजली और आंखों में पानी आने की परेशानी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक PM 2.5 के साथ खतरनाक निशान को पार कर गई है। प्रदूषण का स्तर 533 हो गया है। गाजियाबाद और नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक ने 600 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत हरियाणा के कई इलाकों में हवा प्रदूषित हो गई है। तो 0 से 100 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर होता है तो आप सुरक्षित हैं। 100 से 200 के बीच अगर होता है तो उसको मध्यम समझा जाता है। 200 से 300 अगर है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो स्थितियां आप खराब हो गई हैं, मान के चलिए।
300 से 400 अगर है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बेहद खराब स्थितियां हैं जो इस वक्त कई जगह कंडीशन है। 400 से अगर ऊपर है एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा का तो वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है आपके लिए। असर क्या पड़ेंगे, सबसे पहले आपको बता दें, फेफड़ों पर सीधे तौर पर यह प्रदूषण असर डालेगा। नाक और कान में जलन की शिकायतें आने लगेंगी। नंबर 3, आपको त्वचा से जुड़ी परेशानियां जो हैं उनका सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4, सीधे तौर पर आपके नर्वस सिस्टम पर यह असर डालेगा। आपको डिप्रेशन तक भी ले जा सकता है। नूंह के पिनगवा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स का भवन न होने की वजह से छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल का भवन बहुत पुराना और छोटा होने की वजह से भवन को तोड़कर नया भवन बनाने का आदेश दिया गया, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने नए भवन के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत कर दी थी, लेकिन अब 3 साल बाद तक भवन का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ। तो विद्यालय भवन का न होना छात्राओं के लिए बहुत परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जहां कमरों की कमी के चलते छात्राओं को परेशानी होती रहती है। हमारा स्कूल टूटा हुआ है, हम प्राइमरी स्कूल में रहते हैं, वहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं होती और वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है और पानी की भी कमी है और हम बैठने के लिए सीट फर्श भी नहीं होते। 2000 स्कूल जो है पहले खंडर सा था और उसमें बैठने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन देखते देखते टूट गया। जब हम 7वीं क्लास में थे और हम 10वीं क्लास में आ गए हैं, उस पर ज़्यादा गंदगी हो गई है और हम जो है अपने दूसरे स्कूल में, छोटे स्कूल में एडजस्ट हो पड़े हैं और अब वैसे ही बीमारियां फैल रही हैं, तो हमको बैठने के लिए स्कूल में जगह नहीं मिल पाती है और छोटा स्कूल ज़्यादा है। हमारा 2018 में स्कूल की नीलामी द्वारा बिल्डिंग, बहुत अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई थी, उसमें बच्चों को बिठाना संभव नहीं था, इसलिए उसको नीलामी द्वारा एडीसी की कमेटी द्वारा उसको नीलाम कर दिया गया, बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। उसके बाद में अभी तक किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू नहीं हुआ है। बच्चे हमारे पास 825 हैं और क्लास कमरे हमारे पास 4 हैं। कोरोना काल में तो ये बिल्कुल असंभव सा लगता है कि हम बच्चों की पढ़ाई करा पाएँ, क्योंकि बच्चे खड़े होकर के पढ़ाई करते हैं। उधर पलवल में 16 साल की नाबालिग लड़की को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास किया गया, तो वहीं लड़की के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची तो आरोपी मां के साथ मारपीट कर और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। फिलहाल महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पीड़िता लड़की का आरोप है कि जब शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची तो उसे महिला पुलिसकर्मियों द्वारा धमकाया भी गया। तो वहीं महिला थाना प्रभारी एसआई वनीत ने धमकाने की बात को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान करवाए गए हैं और जो शिकायत उसने दी है उसी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल जरूर है। लीगल एड को बुलवाया गया था, लीगल एड के सामने बच्चे ने खुद बयान दिए हैं और लीगल एड के बयान पे ही बच्ची ने जो बताया उसी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुकदमे की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें 164 के बयान करवाए गए। 164 के बयान में बच्चे ने जो एलिगेशन लगाए रेप बारे, पहले छेड़खानी बारे एलिगेशन थे, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट होने के बाद उसने आरोप लगाए रेप बारे, तो उसके बाद उसका मेडिकल भी करवाया गया है और CW के सामने काउंसलिंग भी करवाया गया है। जो प्रोसीडिंग होती है मुकदमे की वो पूरी की जा चुकी है, आरोपियों की तलाश जारी है। मैं रात को बाथरूम करने बाहर निकली थी, वो लड़का मुझे पता नहीं, तो लड़का बाहर खड़ा था, मैं मुंह बंद करके मेरे को ले गया। तो वो अपराध घर हमारे घर के सामने, वहाँ पर ले जाकर मेरे सामने फिर गलत काम करो। मैं जैसे मैं चिल्लाई ना, मम्मी आ गई, मम्मी गर्दन पकड़ के मम्मी धरती में देख मारी। जब कह रहा हूँ बम में फेंके हो मार के, जब हम चिपटे हुआ तो चिपटे ना, जब भग गो इतने। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।